दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल ए टू वर्ड्स बीपीएससी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि 10 सितंबर का आपका संशोधित डेट आ चुका है। तो अब ये लॉक हो चुका है कि आपके एग्ज़ाम 10 सितंबर को होने वाला है। तो अपनी तैयारी को उसी आधार पर आप धार दें। फिलहाल हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक मगध साम्राज्य के बारे में, जिसने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारतीय राजनीति को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रभावित किया था। दोस्तों, यहाँ पे 3 डायनेस्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है मगध साम्राज्य के। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था पिछले 16 महाजनपद में एक साम्राज्य था मगध, जिसकी राजधानी आपको राजगिरी और बाद में पाटलिपुत्र देखने को मिलता है। मैंने इस पे क्वेश्चन भी करवाया था और आप लोगों को होपफुली याद होगा ये सारी चीज़ें। तो ये होता क्या है, कालांतर में मगध साम्राज्य बहुत ज़्यादा वैभवशाली हो जाता है, प्रभावशाली। इसके पीछे रीज़न थे, मैंने तब भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहला, उपजाऊ भूमि, जो गैंगेटिक प्लेन है वो क्षेत्र। उपजाऊ भूमि झारखंड, का जंगल क्षेत्र, यहाँ दक्षिण बिहार का भी होगा, दक्षिण बिहार, और लोहा और हाथी, ये सारी चीज़ें मिलकर। लोहा के कारण क्या हुआ था दोस्तों, लोहे के कारण टूल बनाने आसान हो गए थे, यानी कि कृषि यंत्र जो हम लोग हल यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें, और हथियार। इसी के बल पे पूरा मगध साम्राज्य शक्तिशाली बनता गया। जितनी भौगोलिक बढ़त, संसाधन के संदर्भ में बढ़त मगध साम्राज्य को प्राप्त थी, उतनी किसी भी साम्राज्य को प्राप्त नहीं थी। तो दोस्तों, हमारा बिहार एक वैभवशाली इतिहास का साक्षी रहा है, इसलिए हमें इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि मगध में कौन कौन से डायनेस्टीज़ थे। सबसे पहला जो डायनेस्टी हमें देखने को मिलता है, हर्यंक वंश देखने को मिलता है। फिर दूसरा जो हमें देखने को मिलता है वो है शिशुनाग वंश, और तीसरा जो देखने को मिलता है वो नंद वंश। ये 3 डायनेस्टी हमें देख रहे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके जो रहेंगे वो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयीन। शिशुनाग में एक तो खुद शिशुनाग, दूसरा काला अशोक, और नंद में महापद्मनंद और घनानंद। ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें आपको मोटा मोटी समझ में आया होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन से जो गो थ्रू होंगे, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात दोस्तों, बिंबिसार के बारे में जानने की, इसको श्रेणिक कहा गया था, अजातशत्रु को कुनिक। ये आपको याद रखना है। बिंबिसार जो थे, ये महात्मा बुद्ध के मित्र थे, उन्हीं के समकालीन थे। कभी कभी पूछ देता है किसके समकालीन थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इनकी राजधानी राजगिरी थी, ये तो हमने पहले भी देखा है। बुद्ध के मित्र थे, राजगिरी थी।
इन्हीं की बेटी थी, इन्हीं का बेटा था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, जिसके कारण इसे पितृहंता कहा जाता है। इतिहास में बहुत बदनाम नाम है ये अजातशत्रु। इसको कुनिक, इसका उपनाम जो है कुनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अजातशत्रु के बारे में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि एक आपने रथ मूसल सुना होगा, रथ मूसल और महाशिला कंटक, ये दो, रथ मूसल कुछ नहीं है, रथ के आगे जो चक्का लगा, आपने बाहुबली मूवी में ये रथ मूसल देखा होगा, जब भल्लाल देव ने आगे ऐसे चक्र वाला, यहाँ पे ऐसे चक्र वाला रहता है और वो आगे से पूरा काटता है, तो वो रथ मूसल और महाशिला कंटक हमें देखने को मिलता है अजातशत्रु के बारे में। दो ये बहुत ही, आगे हम बाकी कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चंस होंगे उसके थ्रू। ये तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अजातशत्रु, इसके काल में पहली बौद्ध संगति हुई थी। ये हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ये बौद्ध संगति हुई थी, पहली बौद्ध संगति यहाँ पे हुई थी अजातशत्रु के काल में। अब बात करते हैं दोस्तों उदयीन के बारे में। उदयीन का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम था वो था पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी बनाना। आज का जो पटना है, आज का जो पाटलिपुत्र का क्षेत्र है पूरा, मगध की राजधानी को राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का काम उदयीन ने किया था। तब से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। अब बात करते हैं दोस्तों कि उदयीन का जो अमात्य था, यानी कि एक मंत्री था शिशुनाग, उसने हत्या कर दी और हत्या कर दी इनके सबसे अंतिम शासक की, जिनका नाम था नागदशक। मतलब कहने का ये है कि हर्यंक वंश का उदयीन के बाद सबसे जो अंतिम शासक था वो नागदशक था, और नागदशक के टाइम पर शिशुनाग ने नागदशक को की हत्या करके मगध साम्राज्य की गद्दी पे बैठा। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक, यहाँ बहुत ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रायः यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्यंक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था, तो शिशुनाग वंश को आपको याद रखना है। एक और फैक्ट अगर जानना है तो जान सकते हैं, इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। और दूसरा, अवंती को मगध में मिलाने का काम इसने किया था, मगध में। फिर आ जाते हैं हम लोग कालाशोक पे। कालाशोक पे हम देखते हैं कि यह पुनः जो है वो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ये याद करें पहले वैशाली थी, पहले फिर पाटलिपुत्र हुई, लेकिन आपको उदयीन वाला याद रखना है। ये ध्यान रखिएगा कि पहली बार उसने किया था। कालाशोक के कारण ही सेकेंड बौद्ध संगति होती है। मैं ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद करने की कोशिश करवाऊंगा। और इस वंश का सबसे जो अंतिम ये था शासक, वो नंदीवर्धन था, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था। अब आ जाता है नंद वंश। नंद वंश में महापद्मनंद और घनानंद को हम लोग देखते हैं। जो महापद्मनंद था वो
नंद वंश का संस्थापक था, यानी कि उसने ही इस साम्राज्य की नींव रखी थी। महापद्मनंद को कहा जा सकता है इसने कलिंग को मिलाया था मगध में। घनानंद, अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है महापद्मनंद के बारे में न पूछकर घनानंद आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों घनानंद कि घनानंद के टाइम पे सिकंदर का आक्रमण होता है। अब सिकंदर कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिकंदर था वो पूरी दुनिया को निकलने चला था। मकदूनिया का ये शासक था और अरस्तु का ये शिष्य था। जब इसने भारत की, यहाँ पे खैबर दर्रा है दोस्तों, जब यह क्षेत्र पार करता है और पार करता है तब उसे भारत के बारे में सुना और वहाँ पे आया है। लेकिन तब तक वो बहुत दूर तक कर चुका था विजय अभियान अपनी, और उसकी सेना थक गई थी। और तब जाकर उसकी सेना, ऐसा कहा जाता है कि किंवदंती कि घनानंद की सेना को देखकर भाग गया था सिकंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यास नदी हिमाचल से निकलती है, व्यास नदी, और सिंधु की ट्रिब्यूटरी है। व्यास नदी के तट दोनों सेना का आमना सामना होता है। इतिहास में यही दर्ज है और यही याद रखना है आपको। व्यास नदी के तट पर दोनों का आमना सामना होता है और फिर हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार सिकंदर की सेना पीछे हटती है। बेसिकली यहाँ पे हुआ ये था कि उसकी जो सेना थी वो सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो थक चुकी थी लड़ाई करते करते। तो ये सिकंदर के बारे में, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कहानी तो मेरा भी मन है कि मैं आपको पूरा सुनाऊं, लेकिन वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा और अनावश्यक हो जाएगा, फिर आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए अपनी सारी जानकारी को विषय केंद्रित रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कुल मिलाकर मगध के बारे में आपको है, क्वेश्चन के थ्रू आप इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन जो समय काल के बारे में हमें देखने को मिलता है। समय काल के बारे में जो हमें देखने को कि मगध महाजनपद का समय काल क्या था, तो ये हमें देखने को मिलता है आपको 600 BC से लेकर 321 BC तक। राजगिरी, अगला जो ये रह प्राचीन राजधानी मैंने आपको बताया था राजगिरी होगी। मगध का प्रथम ऐतिहासिक शासक होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखिए मैप से एक बार समझ लीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा बिहार है, ये आज का बिहार है, ठीक है। अगर इसमें झारखंड को जोड़ देंगे तो वो ऐसे बनता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको बिहार ही रहने देते हैं। ये गंगा नदी है। राजगीर यहाँ पे है दोस्तों, पाटलिपुत्र यहाँ पे है, वैशाली यहाँ पे है। ये ही 3 जगह है। ये अब जैसे पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि मगध साम्राज्य की राजधानी कौन कौन सी, निम्नलिखित में से कौन कौन सी रही है, तो वहाँ ऑप्शन आपको रहेगा पाटलिपुत्र ए, दूसरा रहेगा आपको राजगिरी, तीसरा रहेगा वैशाली और चौथा रहेगा सभी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों है। वैशाली में हो सकता है आप कंफ्यूज, लेकिन आपको श्योर रहना पड़ेगा कि वैशाली भी थी। ये 3 जगह पर रहा है, तो आपको ये याद होना चाहिए। मगध के प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन थे, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं
बिंबिसार को कि ये मगध के प्रथम ऐतिहासिक मगध के शासक बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? हर्यंक वंश से थे। बिंबिसार ने किस महाजनपद को मगध में मिलाया था? बिंबिसार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंबिसार ने किस महाजनपद को, इन्होंने अंग को मिलाया था। देखिए अंग जो प्रदेश है वो यहाँ पे है। 16 महाजनपद में एक आपको वो भी मिलता है, ये गंगा नदी है, ये वाला क्षेत्र आपका अंग है, अंग, और मगध यहाँ है। इसने क्या किया, इसको भी मिला लिया इसी में, अब पूरा क्षेत्र मगध ही हो गया। इसी तरह से धीरे धीरे ये हुआ था। तो अंग को मिलाने का काम किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। मगध के शासक अजातशत्रु ने, इन्हीं का बेटा, किस महाजनपद पर विजय प्राप्त की थी? ये PYQ है। तो वज्जी पे इन्होंने प्राप्त की थी। अब वज्जी देखिए कहाँ है, वज्जी यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पर वज्जी है। पिताजी मिलाए किसको? पिताजी मिलाए अंग को, और वज्जी को मिलाया बेटा, यानी कि बिंबिसार ने मिलाया अंग को और अजातशत्रु ने मिलाया वज्जी संघ को, जो लोकतंत्र थी। हम लोग इसको बहुत अच्छे से देख चुके हैं। मगध की शक्ति वृद्धि का प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही होंगे। प्राकृतिक संसाधन और रणनीतिक स्थिति। मगध में किस शासक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, उदयन ने। मगध में लोहे के उपयोग ने किस क्षेत्र को मजबूत किया है? तो कृषि और युद्ध ने। मैंने बताया था टूल्स, वो कृषि यंत्र और जो हथियार बनने लगे इसके। मगध में किस धर्म का प्रभाव प्रमुख था? मगध में किस धर्म का प्रभाव प्रमुख था? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जैन और बौद्ध दोनों का, बिंबिसार का संबंध किस धर्म से था? तो बिंबिसार किसके समकालीन थे? बुद्ध भगवान के थे। बुद्ध भगवान कौन से ये के? तो बौद्ध धर्म के। लेकिन बौद्ध और जैन दोनों एक ही समय पे थे, तो दोनों होगा। मगध की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? मगध की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था तो वो कृषि और पशुपालन, ये याद रखना। मगध में किस नदी के किनारे अधिकांश बस्तियां थी? तो मगध यानी कि गंगा। इस मैप में भी आपको मैंने बताया था, यहाँ पे गंगा नदी के किनारे ही मगध हमें देखने को मिलता है। अजातशत्रु ने वज्जी पर विजय के लिए कौन सी रणनीति अपनाई थी? अजातशत्रु ने वज्जी पर विजय के लिए कौन सी रणनीति अपनाई थी? तो कूटनीति और युद्ध। दूसरा वैवाहिक गठबंधन भी आएगा, आगे आएगा, कौशल के साथ आएगा वो। मगध के हर्यंक वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश हमें देखने को मिलता है। मगध में किस शासक को कुनिक के नाम से जाना जाता है? एक श्रेणिक था, एक कुनिक था। तो कुनिक दोस्तों अजातशत्रु को जाना जाता है। मगध में चांदी के सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? तो हर्यंक वंश के टाइम पे। मगध के शासक बिंबिसार ने किस नीति का उपयोग किया था? तो वैवाहिक गठबंधन। वैवाहिक गठबंधन का उपयोग बिंबिसार ने किया था। और कौशल 16 महाजनपद में से एक कौशल ये राज्य भी था, महाजनपद भी था। कौशल राज्य की जो मतलब महाकोशला देवी, महाकोशला देवी से उन्होंने शादी की थी। और ये कौशल के एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे प्रसेनजीत, इन्हीं की बहन थी ये, उनसे शादी किए थे। और दूसरा जो शादी ये किए थे ये लिच्छवी राजवंश में किए थे। लिच्छवी, और इनकी पत्नी जो थी वो क्षेमा थी, सॉरी चेलना थी। और तीसरी पत्नी का नाम जो मद्र की थी वो क्षेमा थी। इनकी 3 पत्नियां थीं।
तो खैर आपको इतना बस एक आप इनसे नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये नाम याद रखना है, प्रसेनजीत की बहन, और तीनों पत्नियों का नाम आ जाए तो वेल एंड गुड। मगध में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती प्रमुख थी? तो फसल तो मैंने आपको बताया था कि शुरू में रहेगा गेहूं जौ और बाद में चावल आ जाएगा, और जो आज तक चलता रहेगा। मगध के शासक शिशुनाग ने किस एक मिनट किस ये को था, इसको आप ये कर लें, महाजनपद को था, महाजनपद को, टाइपिंग एरर है। मगध के शासक शिशुनाग ने जो अवंती को अपने, ये मैंने बताया भी था आपको। मगध में सामाजिक संरचना का आधार क्या था? मगध में सामाजिक संरचना का आधार वर्ण व्यवस्था था। मगध में बौद्ध धर्म का प्रचार किस शासक के समय बढ़ा था? बौद्ध धर्म का प्रचार जो बढ़ा था वो इन सभी के टाइम पे, यानी कि पूरा हर्यंक वंश बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो सभी होगा। मगध का क्षेत्र वर्तमान में बिहार के किन हिस्सों में था? मगध का क्षेत्र दक्षिण और मध्य बिहार। ये दोस्तों दक्षिण और मध्य बिहार ही है, एक बार आप ठीक से देख लें। ये पार्ट आपका उत्तरी, ये पार्ट दक्षिणी और ये मध्य है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं। मगध निम्नलिखित में से किस युद्ध उपकरण का उपयोग होता था? तो दोस्तों ये आप लोग जान ही रहे होंगे, रथ और हाथी। मगध के शासक बिंबिसार का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से था? तो जान ही रहे हैं आप, गौतम बुद्ध उनके मित्र थे, लेकिन बुद्ध के टाइम पे महावीर भी थे, मतलब बौद्ध और जैन धर्म, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, सिर्फ गौतम बुद्ध नहीं। आपको ये याद रखना है कि इनके संबंध दोनों से थे, लेकिन मित्र कौन थे? गौतम बुद्ध थे। तो ये था दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसे आपको देखना चाहिए, और आप इसे जो इम्पोर्टेंट है तकरीबन जो सतही तौर पर जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक जो फैक्ट्स हैं वो इससे क्लियर होंगे। मैंने शुरू में आपको थियोरी बता दिया है, बाद में क्वेश्चन सॉल्व आपने कर लिया है। मेरा विश्वास मानिए आपने एक अच्छा रिवीजन के भी कर सकते हैं इससे, और एक इतना भी अगर आप याद करके जाते एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग, और हम लोग दोस्तों अब जो है वो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और हम लोग मेन फोकस अपना मॉडर्न इंडिया पे रखेंगे। मॉडर्न इंडिया, क्योंकि मुझे भी थोड़ा समय का अभाव रहता है तो मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।